आज हम लोग चर्चा भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय नौसैनिक विद्रोह की करेंगे। अगर मैं भारतीय नौसैनिक विद्रोह की बात करूं, तो यह विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र और संगठित विद्रोह था। लेकिन अगर मैं भारतीय नौसैनिक विद्रोह की बात करूं, तो इसे इतिहास में उतना स्थान नहीं मिला जितना 1857 के विद्रोह को मिला। अब इसके पीछे क्या कारण था, उसकी चर्चा भी हम करेंगे कि उसके पीछे कारण क्या था और यह विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक फैला और किस तरह यह विद्रोह समाप्त हुआ और इनके कारण क्या थे। इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय नौसैनिक विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को मुंबई के HMIS तलवार पर हुई थी और HMIS तलवार यह एक सिग्नल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान था। यह विद्रोह की शुरुआत तो मुंबई से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह भारत के अन्य भागों में फैल गया। अगर मैं इसके अन्य भागों की बात करूं, तो यह कराची, कोलकाता, विशाखापत्तनम और अन्य नौसैनिक ठिकानों तक यह पहुंच गया था। अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करूं, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके पहले यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, नौसैनिक विद्रोह। और जहां तक माना जाता है कि ये नौसैनिक विद्रोह ने ही इस स्वतंत्रता की आज़ादी की प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया था। अभी तक हमने चर्चा की विद्रोह की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई और उसका विस्तार कहाँ तक हुआ, इन सब बारे में चर्चा की। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि कोई भी जब कार्य होता है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। तो इतना बड़ा भारतीय नौसैनिक विद्रोह हुआ तो इसका कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो अब हम इसके कारणों की चर्चा करते हैं। अगर कारण की बात करें तो सबसे पहले कारण में नस्ली भेदभाव की हम बात कर सकते हैं। अंग्रेज हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे। वे हमें काले, कलूटे, सुअर, भिखमंगे आदि नामों से संबोधित करते थे और हमारे साथ कहीं न कहीं वह दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे। अगर हम अब अगले कारण की बात करें तो खराब कार्य परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। नौसैनिकों को खराब गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाता था जो अक्सर खाने योग्य नहीं होता था। और जब 18 फरवरी 1946 को तलवार के नाविकों ने भोजन के खराब की गुणवत्ता का जब शिकायत की, तो उनके शिकायतों पर ध्यान न देकर उनको भिखमंगा कहा गया और कहा गया कि भिखमंगों को चुनने का अधिकार नहीं होता है और ऐसी स्थिति में उन्हें लंबे समय तक कार्य करना पड़ता था। वेतन की बात करें तो वेतन भी अंग्रेजों की तुलना में भारतीयों को वेतन काफ़ी कम दिया जाता था। यहीं पर अगले कारण की हम बात करें तो हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रभाव भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चल रहा था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बंदी बनाकर उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उनको कारागार में बंद कर दिया था। ये सभी बातें कहीं न कहीं भारतीय नौसैनिकों को द्रवित कर दी थी और उनको ये लगता था कि ये सभी चीज़ें जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने किया है वो गलत किया है। वो चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को बरी कर दिया जाए। यह भी कारण था उनके विद्रोह का। वहीं हम अगले कारण की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी हम कह सकते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा जा रहा था वह लोकतंत्र के नाम पर लड़ा जा रहा था कि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे। तो जब हमारे नौसैनिकों जो नए नवयुवक उसमें भर्ती हुए थे कि ये देखते थे ये कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, तो इस बात को भी लेकर जो नवयुवक नौसैनिक थे उनके अंदर विद्रोह पनप रहा था।
हम अगले कारण में आर्थिक कारण को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा गया कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई, लेकिन उस अनुपात में नौसैनिकों का वेतन नहीं बढ़ाया, जिससे उनका जीवन बद से बदतर हो गया और उनको अपने परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। तो यह भी एक कारण था कि उन्हें विद्रोह करना पड़ा। वहीं अगले हम कारण की बात करें तो नौसेना में संगठनात्मक कमी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि रॉयल इंडिया नेवी में भारतीय नाविकों को उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी। वहां पर ब्रिटिश अधिकारियों का वर्चस्व था और यही कारण था कि भारतीयों के लिए असंतोष का कारण बना, क्योंकि भारतीय उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होते थे और वो सेकेंड वर्ल्ड वार में देखे भी थे कि जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अंग्रेज नौसैनिक थे वह पीछे रहते थे, वहाँ पर भारतीय आगे रहते थे। तो निश्चित है भारतीय प्रतिभा में बहुत आगे थे और वहीं पर कमतर प्रतिभा वाला उनसे ऊंचे पद पर बैठा था। इस बात को भी लेकर भारतीय नौसैनिकों में असंतोष बढ़ा। अभी तक हमने बात किया कि भारतीय नौसैनिक का जो विद्रोह हुआ था उसके कारण क्या थे। अब लेकिन ये प्रश्न उठता है कि विद्रोह तो किया गया, तो चाहते क्या थे, यानी भारतीय नौसैनिकों की मांग क्या थी। तो अगर मैं उनकी मांग की बात करूं तो पहली मांग उनकी थी कि जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, ये जो नस्ली भेदभाव किया जाता है, इसको समाप्त किया जाए। वहीं पर अगर दूसरी बात करें तो वह कहते थे कि भारतीय नाविकों को भी वही वेतन दिया जाए जो अंग्रेजी नाविकों को दिया जाता है, वही सुविधाएं भी दिया जाए, वही वेतन भी दिया जाए। वहीं पर खराब भोजन और कार्य परिस्थितियों में भी सुधार किया जाए। वहीं पर आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई की भी वो मांग कर रहे थे और कहीं न कहीं वो ये भी कह रहे थे कि अब भारत से ब्रिटिश सेना को वापस जाना चाहिए और भारत को आज़ाद करना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने चर्चा इस पर की कि विद्रोह की शुरुआत कब हुई, उस विद्रोह का कारण क्या था और हमारे विद्रोहियों की क्या मांग थी, इस पर हमने बात किया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ, ये आगे कैसे बढ़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं 18 फरवरी 1946 को जब मुंबई के HMIS तलवार के सैनिकों ने उपवास किया, यहीं से विद्रोह की शुरुआत होती है और इस उपवास की बात रेडियो पर BBC ने, ऑल इंडिया रेडियो ने भी प्रसारण किया। और जब ये बात और नौसैनिकों को पता चली तो वह भी इस कार्य में शामिल हो गए। तो सबसे पहला काम तो यही सैनिकों ने किया कि जो यूनियन जैक का झंडा फहरा रहा था उसको नीचे उतार दिया और वहाँ पर कांग्रेस का झंडा, मुस्लिम लीग का झंडा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फहरा दिया। इसके पीछे उनका मंतव्य था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक था कि उनका भारतीयों से कोई विरोध नहीं है, वह अंग्रेजों से विरोध रखते हैं। इसलिए उन्होंने उनके झंडे को फहराया और यूनियन जैक को नीचे उतार दिया। इस विद्रोह को संगठित रूप देने के लिए नौसेना के सैनिकों ने एक केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया, जिसके प्रमुख MS खान और मदन सिंह थे और इसी समिति ने विद्रोह को संगठित रूप प्रदान किया। और धीरे धीरे जब इसका विस्तार हुआ तो लगभग 78 जहाज़ों तक, 20 तटीय प्रतिष्ठानों तक और 20,000 नौसैनिकों तक यह फैल गया और उन्होंने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। लेकिन यह बात अब धीरे धीरे आम जनता में पहुंचने लगी। जब आम जनता में पहुंची तो क्या किसान, क्या छात्र, क्या मजदूर संगठन, क्या राजनीतिक पार्टियां, सब कहीं न कहीं इन भारतीय नौसैनिकों के साथ हो ली। लेकिन भारतीय नौसैनिकों के विद्रोह को विस्तृत होता देख ब्रिटिश सेना घबरा गई और ब्रिटिश सेना घबराने के बाद उसने अपने एयरफोर्स को और आर्मी को, दोनों के इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने कमर कस ली और कहीं न कहीं विद्रोह सैनिकों के ऊपर से उसने जहाज़ें उड़ाईं, जिससे उन्हें डराया और धमकाया जा सके और धीरे धीरे उनके साथ कठोर कार्यवाही करना शुरू कर दिए। वहीं पर अंग्रेज कठोर कार्यवाही के साथ साथ समझौतावादी नीति भी अपना रहे थे। वह भारत के प्रमुख
राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग से भी बात कर रही थी कि वह नौसैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मनाएं। और यही कारण था कि हमारे देश की जो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे वह मुस्लिम लीग पार्टी रही हो, तो कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने नौसैनिकों से बात किया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें समझाया। और इस तरीके से अपने नेताओं के कहने पर भारतीय नौसैनिकों ने 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह भारतीय नौसैनिकों का विद्रोह जो 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था, वह 23 फरवरी 1946 को समाप्त हो गया। अभी तक चर्चा हमने ये किया कि इस भारतीय नौसैनिकों के विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ और कैसे भारतीय नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, वह कौन सी परिस्थितियां थी जिनके आधार पर उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब ये बात करते हैं कि भारतीय नौसैनिकों ने जो विद्रोह किया था उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव की बात करते हैं। अब ब्रिटिश शासन को ये लगने लगा था कि जो भारत की सैन्य शक्ति है उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भारतीय सेना है आज नौसैनिकों ने किया, कल अन्य सैनिक भी करेंगे। ऐसे में अब उन्हें भारतीय सेना पर विश्वास उठ गया था। अब उनको यही लग रहा था कि यहाँ से जितना जल्दी से हो सके यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा। तो अगर हम कहें तो वह स्वतंत्रता संग्राम की जो प्रक्रिया धीमे चल रही थी उसे और तेज कर दी। अब हम बात अगले प्रभाव की करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, क्योंकि जब भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह किया तो उन्होंने झंडा कांग्रेस का भी लगाया और मुस्लिम लीग का भी लगाया। वो कहीं से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को बांटना नहीं चाहते थे, इसलिए और लोगों को ये लगा कि जब ये नौसैनिक ये कार्य कर सकते हैं तो हिंदू और मुसलमानों में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, अर्थात एकता को बढ़ावा मिला। अब हम बात करते हैं अगले प्रभाव की कि ब्रिटिश नीति में भारी बदलाव आया। अगर मैं ब्रिटिश नीति में भारी बदलाव की बात करूं तो जैसा हम जानते हैं 18 फरवरी 1946 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी और मार्च 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया और आनन फानन में इसके बाद माउंटबेटन योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को ही देश को आज़ाद कर दिया गया। इसलिए साल डेढ़ साल का समय नहीं बीता, हमारे देश को आज़ादी मिल गई। अगर हम अगले बात करें तो भारतीय नौसैनिकों पर भी ये प्रभाव पड़ा। जो आने वाले भारतीय नौसैनिक थे उन्हें अब लगा कि अगर हमारे साथ इस तरह की खराब परिस्थितियां किया जाए तो हमें बोलने की आवश्यकता है, हमें अपनी बात रखने की आवश्यकता, हमें दबाया नहीं जाए। इस तरह की बातों की भी प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को मिली। अभी तक हमने जितनी बातें की कि इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई, विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोहियों की मांग क्या थी, उसका प्रभाव क्या पड़ा, अगर हम इन सभी बातों का लबो-लुबाब करें तो निश्चित हम कह सकते हैं कि विद्रोह को दबा तो दिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार को भारत में अपनी स्थिति की कमजोरी का एहसास भी करा दिया। और अगर कहा जाए तो यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम चिंगारी के रूप में हुआ, जो बाद में देश की आज़ादी के साथ ही समाप्त हुआ। इस तरीके से आज हम लोगों ने भारतीय नौसैनिक विद्रोह के बारे में पढ़ा। निश्चित है आप काफ़ी बातों को समझे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।